हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज की बात की जाए तो आज हम स्टार्ट करेंगे सी प्रोग्रामिंग के और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जिसे बोला जाता है फंक्शंस। अब फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन मेरे अकॉर्डिंग सी प्रोग्रामिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया प्रॉपर तरीके से, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे बिहेव करता है, अगर ये सारी चीज आपने प्रॉपरली समझ ली तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हायर कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ पाओगे। रिमेंबर, अगर आप फ्यूचर में डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड करना चाहते हो तो आपको फंक्शंस का नॉलेज होना, प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे वर्क करना चाहते हो तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो बेस होता है वो होता है रिकर्शन, और अगर आपको रिकर्शन समझना है तो आपको फंक्शन के कंसेप्ट को डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल को समझना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई भी प्रिंसिपल बिना फंक्शन के कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप एनकैप्सुलेशन की बात करो तो एनकैप्सुलेशन क्या बोलता है? एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा अंडर फंक्शन या मेथड। अब मेथड क्या होता है डिस्कस करेंगे अपन आगे, मगर फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन किसी भी हायर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का बेस है। अगर आप वेब डेवलपमेंट करोगे तो वेब डेवलपमेंट करने के लिए आप किसी न किसी फ्रेमवर्क का यूज करोगे। डन। जैसे मान लीजिए आप पाइथन में वर्क करो तो पाइथन में वर्क करने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क का यूज करना पड़ेगा जिसे बोला जाता है जेंगो फ्रेमवर्क या फिर फ्लास्क। इन दोनों फ्रेमवर्क्स की अगर बात की जाए तो इसके अलावा और भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, मगर ये सारे के सारे फ्रेमवर्क्स इंटरनली एक कंसेप्ट पे वर्क करते हैं जिसे बोला जाता है एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। और मॉडल व्यू कंट्रोलर की बात की जाए तो मॉडल व्यू कंट्रोलर का जो बेस होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो बेस होता है वो होता है फंक्शन। अगर आप फ्यूचर में मल्टी थ्रेडिंग पढ़ोगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ोगे तो किसी भी कंसेप्ट को अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपको फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इवन अगर आप सोचते हो कि आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना है तो जावास्क्रिप्ट की बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट का प्राइमरी एलिमेंट ही फंक्शन है। अगर आप किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो तो उस बटन के बैकग्राउंड में कौन वर्क कर रहा है? फंक्शन। अगर आप किसी भी हायर कंसेप्ट पे जाओगे तो सब जगह पर आपको फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो फंक्शन का बेसिक नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, इसके इन डेप्थ नॉलेज पे आपको जाना पड़ेगा। तो इस पूरे सीरीज में मतलब मान के चलिए कि अप्रॉक्स हो सकता है कि फंक्शन और रिकर्शन दोनों को मिला के अप्रॉक्स 15 to 20 वीडियोस का ये पूरा का पूरा सेशन हो, जिसमें हम फंक्शन के कंसेप्ट को इन डेप्थ समझेंगे, प्रॉपर वे में समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिनको समझना जरूरी है। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एक्सक्लूसिव ऑफर के बारे में बताना चाहता हूं जो कि हमने अभी क्रिएट करा है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इस ऑफर के बारे में जानकारी नहीं चाहते हैं या फिर अगर आपको इस ऑफर के बारे में पहले से पता है तो आप इस वीडियो को 3.5 मिनट आगे स्किप कर सकते हैं। मेरे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं वो सारा का सारा कंटेंट मैं खुद डिजाइन करता हूं। कंटेंट डिजाइन करना, उसकी स्क्रिप्टिंग करना, देन उसको रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, एक्सपोर्टिंग करना, और इसके अलावा भी अदर बहुत सारे वर्क्स होते हैं जो मुझे अकेले हैंडल करना होते हैं और वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट्स वाई हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेटर कंटेंट डिजाइन कर पाए, और इसी मोटिव को अचीव करने के लिए हमें यहां पर एक बेटर टीम की रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है जिसका यूज करके हम आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट डिजाइन कर पाएंगे। दैट्स वाई हम आप सभी के लिए यहां पर एक एक्सक्लूसिव फंड रेजिंग ऑफर लेकर आए हैं जिसमें कोड मंत्रा प्लेटफॉर्म पर जितने भी प्रीमियम कोर्सेज जिन्हें मैं डिजाइन करूंगा उन सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मात्र 10,000 रुपए में मिलेगा, और जिनकी वैल्यू मोर देन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी। और एक चीज ध्यान रखना, जितने भी कोर्सेज मैं डिजाइन करूंगा वो सारे के सारे कोर्सेज प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही होंगे, जिसमें हम हर कंसेप्ट को इन डेप्थ कवर करेंगे जो कि आपके प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हर कोर्स में आपको असाइनमेंट शीट, मॉक टेस्ट, इंटरव्यूज क्वेश्चन सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि नॉर्मली आपको यूट्यूब पे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ओनली प्योर लर्निंग। मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यह ऑफर केवल और केवल फर्स्ट 100 एनरोलमेंट्स के लिए है, जिसमें आपको मात्र 10,000 में मेरे सारे के सारे प्रीमियम कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा और जिसकी वैलिडिटी नेक्स्ट 3 इयर्स तक होगी। और यहां पर फर्स्ट 50 यूजर्स की बात की जाए तो उनके लिए एक्स्ट्रा 30% का ऑफ अवेलेबल है। तो देर किस बात की, अगर आप चाहते हो कि आपको ये ऑफर लेना है या फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो।
अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर इस ऑफर में हमें कितने कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। तो मैंने आपके सामने पूरी की पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है कि इतने मिनिमम कोर्सेज का एक्सेस हम आपको नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें से अभी करंटली बात की जाए तो सी डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी जावा वेब डेवलपमेंट और इसके अलावा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और साथ ही साथ पाइथन की बात करें तो पाइथन का जो मॉड्यूल है वो भी हमारा नेक्स्ट 15 डेज के अंदर लाइव हो जाएगा। तो इन सभी कोर्सेज की बात की जाए तो इन सभी कोर्सेज के प्रीमियम कंटेंट को आप आज से ही हमारे प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हो। बट अगर रिमेनिंग कंटेंट की बात की जाए जस्ट लाइक डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, इसके अलावा जावा फुल स्टैक, मन फुल स्टैक और पाइथन फुल स्टैक, इन सभी मॉड्यूल्स की बात की जाए तो ये सारे के सारे मॉड्यूल्स अक्टूबर तक, मतलब दीपावली के पहले, ये सारे के सारे मॉड्यूल भी हमारे प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली लाइव हो जाएंगे और आप इन कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हो। और सारा का सारा कंटेंट प्लेसमेंट ओरिएंटेड होगा, इन डेप्थ विद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट और मेनी मोर थिंग्स। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करता हूं एआई मशीन लर्निंग और कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, इन सभी की बात करें तो इनसे रिलेटेड जो कोर्स हैं वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर लाइव हो जाएंगे। मतलब आप उस कंटेंट को भी 1 साल के अंदर एक्सेस कर पाओगे। और इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 3 इयर्स की रहेगी। मतलब ध्यान रखना ये मिनिमम कोर्सेस हैं। इसके अलावा भी अगर कोई कोर्स आता है तो उसका एक्सेस भी आपको मिलेगा। बिकॉज ऑफ आप यहां पर केवल और केवल एक लर्नर नहीं हो, आप यहां पर एक इन्वेस्टर हो जो कि कोड मंत्रा प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने में अपना एक सपोर्ट दे रहे हैं। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अब यहां पर अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन कैसे वर्क करता है और फंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको अगर आपको समझना है तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जिसे बोला जाता है मॉड्यूलाइजेशन। मतलब नॉर्मली जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, अभी तक की बात की जाए तो अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो प्रोग्राम बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है। अभी तक के आपके प्रोग्राम जो है वो अप्रॉक्स 50, 60, 70, 80, 100 लाइंस के प्रोग्राम है। मगर एक्चुअल प्रोजेक्ट की बात की जाए तो एक्चुअल प्रोजेक्ट इससे काफी ज्यादा बड़ा होता है। और जब आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर केस में आपके प्रोग्राम को मैनेज करना एक डेवलपर के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जब भी आपका प्रोग्राम बड़ा होगा तो कई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहली प्रॉब्लम जिसको बोला जाता है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी मतलब क्या कि अगर आपका कोई कोड बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपको उस कोड को समझना है कि भैया यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा लॉजिक वर्क कर रहा है, दूसरे एरिया में कौन सा लॉजिक वर्क कर रहा है, तीसरे एरिया में कौन सा लॉजिक वर्क कर रहा है। इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डन। इवन आपके प्रोग्राम की बात की जाए तो उस प्रोग्राम में एरर कहां है, उस एरर को डिबग करना आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक टास्क होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा काम क्या होता है, हमारा काम यह होता है कि हमारा जो बड़ा प्रोग्राम है उस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया जाए। और उस छोटे छोटे मॉड्यूल की अगर बात की जाए तो हर छोटे मॉड्यूल को अपने आप में बोला जाता है फंक्शन। एक एग्जांपल से हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो कि आपके घर में शादी है, ठीक है। इस एग्जांपल को अपन डिटेल में देखेंगे मगर अभी थोड़ा सा बेसिक लेवल पे। तो मान लो कि आपके घर पे शादी है और आपके घर पे जो शादी है उसको मैं एक तरीके से बोल सकता हूं कि ये मेरा एक प्रोग्राम है। डन। और उस प्रोग्राम की अगर बात की जाए, उस मैरिज फंक्शन की अगर बात की जाए तो वहां पर आपके छोटे छोटे बहुत सारे टास्क हैं। आपको बारात का मैनेजमेंट देखना है, आपको खाने का मैनेजमेंट देखना है, आपको अदर और भी बहुत सारे मैनेजमेंट को हैंडल करना है। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या एक ही व्यक्ति सारे के सारे मैनेजमेंट को हैंडल करेगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है उसके लिए। क्योंकि अगर वो उन सारे मैनेजमेंट को अकेला हैंडल करेगा तो उस केस में उससे गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा, और इवन वो सारी चीजों को प्रॉपर्ली मेंटेन भी नहीं कर पाएगा। उसको याद ही नहीं रहेगा कि मेरा कौन सा काम बचा हुआ और कौन सा काम भी करना बाकी है। डन। तो इस पर्टिकुलर केस में वो करेगा क्या, उसने अपने पास जो टास्क आया उसके बाद टास्क क्या है कि उसको पूरी पूरी शादी मैनेज करना है। तो इस पर्टिकुलर केस में वो अपने टास्क को छोटे छोटे सब मॉड्यूल में डिवाइड कर देगा। जैसे उसका कोई फ्रेंड है, मान लीजिए मैं आपकी बात करता हूं, आपका कोई फ्रेंड है उसका नाम है रवि। तो आपने क्या बोला, रवि एक काम कर भाई, खाने का पूरा मैनेजमेंट तू हैंडल कर लेना। आपकी एक फ्रेंड है मान लो फॉर एग्जांपल प्रिया, तो प्रिया से बोला कि प्रिया एक काम करो, जो बारात का जो डेकोरेशन वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा तुम हैंडल कर लेना। तीसरा कोई टास्क है, मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट से कोई सामान लाना है तो उसका मैनेजमेंट आपने कोई थर्ड पर्सन को दे दिया, मान लो सत्यम को दे दिया है। तो इस तरीके से आपने क्या करा है, आपने इस पूरे बड़े मॉड्यूल को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया है।
और हर मॉड्यूल अपना काम कर रहा है। तो रवि यहां पर एक मॉड्यूल है, मतलब एक फंक्शन है। प्रिया अपने आप में एक मॉड्यूल है, वो एक फंक्शन है, वो अपना काम करेगी। इसके अलावा सत्यम अपना एक मॉड्यूल है, वो अपने आप में एक अलग फंक्शन है, वो अपना काम करेगा। मतलब हर फंक्शन अपना अलग वर्क करेगा। इससे एडवांटेज क्या मिला? इससे पहला एडवांटेज ये मिला कि आपका जो बड़ा प्रोग्राम है वो छोटे छोटे ब्लॉक में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज कि आपके कोड की रीडेबिलिटी बढ़ गई है। रीडेबिलिटी मतलब क्या कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है किस पर्टिकुलर एरिया में कि भैया खाने का मैनेजमेंट सही नहीं चल रहा है, तो आप प्रिया से बात थोड़ी करोगे, ना ही आप सत्यम से बात करोगे। आप किससे बात करोगे? रवि से, क्योंकि खाने का मैनेजमेंट कौन हैंडल कर रहा है? रवि। अगर मान लीजिए डेकोरेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप किससे बात करोगे? प्रिया से। और अगर मार्केट से कोई सामान लाना था, वो सामान नहीं आया है, तो उससे रिलेटेड आप किससे बात करोगे? सत्यम से। मतलब आपको स्पेसिफिक एरर के लिए स्पेसिफिक एरिया में जाना होगा, आपके पूरे प्रोग्राम को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया को ही चेक करना है, पूरे प्रोग्राम को चेक नहीं करना है, मतलब आपके लिए उस प्रोग्राम में एरर को आइडेंटिफाई करना और उसको सॉल्व करना, मतलब डीबगिंग करना इजी होगा। डन। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेज है फंक्शन के, उनको अपन समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। मगर उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेसिक आर्किटेक्चर समझ में आया होगा फंक्शन का। तो फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन का काम होता है किसी लार्जर प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करना। दैट्स इट। अभी आप इतना समझो, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके और भी कई कंसेप्ट आएंगे, मगर उनकी अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शन के साथ में हमेशा एक वर्ड और आता है जिसे बोला जाता है एक्शन। रिमेंबर, किसी भी फंक्शन की बात की जाए तो हर फंक्शन का कोई ना कोई एक्शन होता है। अब यहां पर नॉर्मली अगर अभी तक की बात की जाए तो अभी तक आपने जो प्रोग्रामिंग सीखी है उस प्रोग्रामिंग में आपने कई बने बनाए फंक्शंस का यूज किया है। जस्ट लाइक आपने जब पहला प्रोग्राम बनाया था तो आपने वहां पर यूज करा था प्रिंटफ। अब प्रिंटफ की बात की जाए तो प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ एक फंक्शन है। और अगर मैं उसके एक्शन की बात करूं तो प्रिंटफ का एक्शन क्या होता है? प्रिंट करवाना। इट्स देयर एक्शन। अगर बात की जाए स्कैनएफ तो स्कैनएफ भी अपने आप में क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसका काम क्या है? यूजर से इनपुट लेना। अगर मैं बात करता हूं CLR तो उसका काम क्या होता है? स्ट्रिंग को क्लियर करना। इसके अलावा आपने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा है, तो स्ट्रिंग के केस में हमने फंक्शन पढ़े थे strlen, जो क्या करेगा? स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई करके देगा। अगर मैं बात करता हूं strcpy, उसका काम क्या होता है? एक स्ट्रिंग को हमें किसी दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? strcpy। मतलब सिंपल से वर्ड में अगर बात की जाए तो हर फंक्शन का कोई ना कोई एक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में पेन अवेलेबल है, तो मैं इस पेन को बोल सकता हूं फंक्शन। और इस पेन की बात की जाए तो इस पेन का एक स्पेसिफिक एक्शन है, इसकी एक्टिविटी है, इसकी एक फंक्शनिंग है। और उसकी फंक्शनिंग क्या है कि इसका यूज करके मैं लिख सकता हूं, तो ये क्या कहलाएगा? इसका एक्शन। डन। तो ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन की बात की जाए तो हर फंक्शन का कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्शन होता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क होता है। ध्यान रखना। अब यहां पर फंक्शंस की बात की जाए तो फंक्शंस को नॉर्मली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी होती है जिसे बोला जाता है प्री डिफाइंड फंक्शन, और दूसरी कैटेगरी होती है जिसे बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब प्री डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब क्या? प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब वो फंक्शन जो कि हमें C++ वेंडर्स ने, जिन्होंने उसको डेवलप किया है, उन्होंने हमें पहले से प्रोवाइड किए हैं और हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बात करता हूं हमारे प्रोग्राम्स की, तो आपने आपके प्रोग्राम में पहले से बने हुए कई फंक्शंस का यूज किया है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करता हूं एक फंक्शन जिसका नाम होता है प्रिंटफ। अब प्रिंटफ की अगर बात की जाए तो प्रिंटफ आपने बनाया नहीं है। प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ पहले से बना हुआ एक फंक्शन है और जिसे हम क्या करते हैं? हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई डेटा प्रिंट कराना होता है। कहां पर? कंसोल स्क्रीन पर।
अगर मैं बात करता हूं स्कैनफ की, तो स्कैनफ क्या है, एक बना बनाया फंक्शन है पहले से, जो कि हम क्या करते हैं हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। अगर मैं बात करता हूं गेट ch की, clr str strlen strcpy strcat, ये सारे क्या हैं, ये सारे बने बनाए फंक्शन है। इवन malloc calloc relloc फ्री, ये सब क्या है, ये बने बनाए फंक्शंस है जिनका यूज करके आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। malloc का एक्शन क्या है, मेमोरी एलोकेट करके देना, कहां पर, हीप में। फ्री का काम क्या है, फ्री का एक्शन है कि अगर कोई मेमोरी ऐसी है जो यूज नहीं हो रही है तो उस मेमोरी को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। तो ये फ्री का वर्क है। डन। तो यहां पर किसी भी फंक्शन की अगर बात की जाए तो फंक्शन की दो कैटेगरी है। पहला होते हैं जिसको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब पहले से बने हुए फंक्शन जिन्हें हमने नहीं बनाया और जिन्हें हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। डन। मगर एक चीज ध्यान देना, नॉर्मली जो फंक्शन आपके पास पहले से बने हुए हैं उन फंक्शंस की अगर बात की जाए तो वो फंक्शन आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें ये जरूरी नहीं है। मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं। जस्ट लाइक मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल पे लेके आता हूं कि अगर मैं एक फंक्शन की बात करूं जिसका नाम होता है strlen, अपन ने पढ़ा था स्ट्रिंग के अंदर। और strlen फंक्शन का काम क्या होता है, strlen फंक्शन का काम होता है किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई करना। डन। स्ट्रिंग की लेंथ को, तो जैसे आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है इंटीजर x इक्वल टू strlen और देन आपने यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया, मान लीजिए अजय पाल। डन। ये मेरी स्ट्रिंग है और मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो strlen फंक्शन है वो क्या करेगा, जितने कैरेक्टर हैं सबको काउंट करेगा, मगर यहां पे जो बीच में स्पेस है इसको भी काउंट करेगा। डन। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है strlen, ये एक आउटपुट जनरेट करेगा। वो आउटपुट काय में आ जाएगा, x में, और x के अंदर आ जाएगा आपका 8। क्यों, अजय में कितने कैरेक्टर हैं, 4, पाल में कितने कैरेक्टर हैं, 3, और बीच में क्या अवेलेबल है, स्पेस, तो स्पेस को भी काउंट करेगा कौन, strlen। क्लियर। बट एक प्रॉब्लम है, मान लो कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हो और उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपको उसके अंदर स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करना है, मगर जो स्ट्रिंग की लेंथ आप काउंट कर रहे हो उसमें स्पेस को काउंट नहीं करना है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि जो बना बनाया फंक्शन आपके पास अवेलेबल है strlen, वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। या फिर आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको स्ट्रिंग की लेंथ आइडेंटिफाई करनी है, मगर केवल उन कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है जो कैप्स में है, मतलब कैपिटल लेटर में। तो क्या ये फंक्शन आपका काम करेगा, नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। और ये तो सिंपल सा रूल है कि भैया अगर आपको कोई सर्विसेज दी जा रही है और वो सर्विसेज अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं आपको खुद से नई सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो यहां पर भी क्या है कि जो strlen है वो मेरा काम नहीं करके देगा। क्यों, क्योंकि मुझे स्पेस को काउंट नहीं करना है। तो इस केस में अगर मेरी रिक्वायरमेंट अलग है जो कि मेरे प्री डिफाइंड फंक्शन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में मुझे मेरे काम को इंप्लीमेंट करने के लिए खुद से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और ऐसा फंक्शन जो हम खुद डिजाइन करेंगे। ध्यान रखना, प्रिंटफ को हमने डिजाइन नहीं किया है, प्रिंटफ पहले से बना हुआ है, वी आर यूजिंग इट। मगर ऐसा फंक्शन जिसे हम खुद डिजाइन करेंगे उसे बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। डन। तो अभी आपको जो मैंने बोला इस चीज को मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। चलिए तो हम आ गए हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर, और मैं यहां पर आपको पहले एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करके बता रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास एक हेडर फाइल अवेलेबल है, उसका नाम क्या है, string.h, और string.h हेडर फाइल के अंदर हमारे पास एक बना बनाया फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है strlen। तो मान लीजिए मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा इंटीजर x इक्वल टू strlen, एंड देन मैंने यहां पर पास किया एक किसी व्यक्ति का नाम। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर पास कर दिया है अभिषेक वर्मा, मेरा नाम, दैट्स इट। अब यहां पर क्या होगा, जो strlen होगा वो अभिषेक वर्मा में कितने कैरेक्टर हैं उनकी काउंटिंग प्रोवाइड कर देगा, इंक्लूडिंग स्पेस। तो यहां पर जो x वेरिएबल होगा इसके अंदर
आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 14। तो मैंने यहां पे लिख दिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू परसेंटाइल डी देन कॉमा एक्स, दैट्स इट। ये हमारा कोड था। अब इस कोड को अपन एक काम करते हैं, कोड को हम कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। कोड कंपाइल्ड, दैट्स इट, कोड रन। मेरा आंसर क्या है यहाँ पर? मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 14, बात खत्म। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये आपने बनाया क्या? नहीं, आप तो केवल यूज कर रहे हो। मगर मेरी रिक्वायरमेंट अब चेंज हो गई है, मुझे यहाँ पर स्पेस को काउंट नहीं करना है। इस केस में क्या करें? तो इस केस में मैं यहां से स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को हटा देता हूं, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि जब उसका फंक्शन मेरा काम करके नहीं दे सकता तो मैं उस हेडर फाइल को लगाऊं तो लगाऊं क्यों? ठीक है, डन। तो एक काम करते हैं, उस कोड को अपन वापस कंपाइल करते हैं। आपको एरर दे दी कि भैया अब आप str का यूज नहीं कर सकते। अब यहां पर मैं खुद का str बना रहा हूं। अब आपको कोड के ऊपर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा इन डेप्थ। बट यहां पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा strlen, देन कैरेक्टर टेम्प अरे, यहां पे मेरे पास स्ट्रिंग आ जाएगी। अब मैंने यहां पर एक लूप चला दिया है, व्हाइल टेम्प ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल। ये लूप चलेगा इफ टेम्प ऑफ आई नॉट इक्वल टू स्पेस, अगर वो स्पेस के बराबर नहीं है, या फिर स्पेस लिख दो, या फिर स्पेस का आस्की कोड क्या होता है 32, वो लिख दिया मैंने यहाँ पर, डन। और देन मैं यहाँ पे लिख दिया काउंट प्लस प्लस, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ऊपर, इंटीजर आई कॉमा काउंट। काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 दे दी है मैंने, और आई की भी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 दे दी है। और देन यहाँ पर लूप के अंदर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है आई प्लस प्लस, दैट्स इट। एट द एंड रिटर्न काउंट, दैट्स इट। तो ये हमारा एक लॉजिक है, काउंट प्लस प्लस काउंट वैल्यू 0, दैट्स इट। ओके, नाउ अब यहां पर मैंने यहां पर एक नया फंक्शन क्रिएट करा है, और इस फंक्शन का नाम क्या है? strlen। मगर ये पहले से बना हुआ नहीं है, ये मैंने क्रिएट करा है, डन। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात की जाए तो इस फंक्शन को अगर मैं यूज करता हूं, ध्यान रखना, यहां पर मैंने स्ट्रिंग डॉट एच हटा दी है। अब मेरा क्या होगा? यहां पर strlen वर्क करेगा मेरा फंक्शन। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर मैं इस कोड को वापस से कंपाइल एंड रन करता हूं, कोड कंपाइल्ड, व्हाट हैपेंड? ओके फाइन, ठीक है, वार्निंग दे रहा है, इट्स ओके। एंड देन मैंने कोड अगर रन किया, मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 30, दैट्स इट। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन है ये मेरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा है। इवन इसको मैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं, मगर आपको केवल ये समझना है अभी कि हर प्री डिफाइंड फंक्शन आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो यू हैव टू क्रिएट योर ऑन फंक्शन, इट्स कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, दैट्स इट, डन। अब यहां पर एक और कैटेगरी होती है जिसे बोला जाता है प्री डिक्लेयर्ड बट यूजर डिफाइंड फंक्शन। रिमेंबर, प्री डिक्लेयर्ड बट यूजर डिफाइंड। रिमेंबर, नॉर्मली अगर अपन किसी भी प्रोग्राम की बात करें, आपकी बात की जाए तो आपने अभी तक बहुत सारे प्रोग्राम बनाए होंगे, तो उन सारे प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए तो आप आपके प्रोग्राम में हमेशा एक फंक्शन तो बनाते ही हो, ध्यान रखना। और वो फंक्शन है आपका मेन, इंट मेन या वॉइड मेन जो आप लिखते हो, डन। तो आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन तो कंपल्सन है, क्योंकि आपके प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कौन होता है? मेन। अगर आपने मेन को क्रिएट नहीं करा तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो जो आप लिखते हो ना वॉइड मेन, वो क्या है? वो एक फंक्शन है। मतलब हम पहले दिन से फंक्शन बनाते आ रहे हैं, मगर अब हम फंक्शन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब यहां पर मेन फंक्शन की बात की जाए तो मेन फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन है जिसे मैं रख रहा हूं एक कैटेगरी के अंदर, जिसे बोलते हैं प्री डिक्लेयर्ड बट यूजर डिफाइंड। अब यहां पर प्री डिक्लेयर्ड बट यूजर डिफाइंड का मतलब क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, नॉर्मली सी लैंग्वेज को जिन्होंने डेवलप किया है, सी लैंग्वेज के जो वेंडर्स हैं, उन सभी की बात की जाए तो उन्होंने क्या बोला कि भैया अगर आपको सी प्लस प्लस में कोई भी प्रोग्राम बनाना है
तो आपको आपके प्रोग्राम में वॉइड मेन या इंट मेन मतलब मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। डन। तो आप क्या करते हो, आप कुछ ऐसा लिखते हो इंट मेन और देन ब्रैकेट। ये कंपल्शन है, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। मतलब जिन्होंने सी लैंग्वेज को डिजाइन किया है उन्होंने पहले से ही आपको डिक्लेयर करके दे दिया है कि भैया इतना तो चाहिए ही चाहिए। मतलब ये क्या हुआ, प्री डिक्लेरेशन। डन। कि आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपकी बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप सभी की बात की जाए, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता एग्जाम्पल के लिए, और आप क्या बोलते हो, पापा 12th हो गई बस अब मैं इसके आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। अब पापा ने क्या बोला कि बेटा तुझे मिनिमम ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा, चाहे तू कुछ भी करे ग्रेजुएशन तुझे करना पड़ेगा। डन। मतलब उन्होंने पहले से डिक्लेयर कर दिया कि तुझे ग्रेजुएशन करना जरूरी है, ये डिक्लेरेशन है। मगर उन्होंने ये नहीं बोला कि तुझे ग्रेजुएशन में क्या करना है, बीबीए करना है कर ले, बीकॉम करना है कर ले, बीएससी करना है कर ले, वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है, मगर ग्रेजुएशन करना जरूरी है। सेम इट इज यहां पर क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि जो मेन फंक्शन है उस मेन फंक्शन को बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है जरूरी। बिना मेन फंक्शन के आपका काम नहीं होगा, सिंपल सी बात है। बट उन्होंने ये नहीं बोला कि उस मेन फंक्शन के अंदर आपको जो लॉजिक लिखना है वो क्या लिखना है। यहां पर तुम कोई भी लॉजिक लिखो, मतलब इसके अंदर जो कोड डिफाइंड करोगे वो आप अपनी मर्जी से करो, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, वो आपका बेटर है। मगर हाँ मेन बनाना जरूरी है। मगर मेन के अंदर लिखना क्या है इसके बारे में C++ वेंडर्स ने आपको कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि भैया तुम तुम्हारी मर्जी से डिफाइन करो, उसका लॉजिक तुम डिफाइन करो, मगर उसको बनाओ, ये कंपल्शन है। तो यहां पर मेन कैसा फंक्शन है, मेन एक प्री डिक्लेयर्ड बट यूजर डिफाइंड फंक्शन है। डन। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आगे, जब मैं आपको आर्गुमेंट पासिंग और रिटर्न वैल्यू के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो एट द टाइम आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि टोटल मिला के हमारे पास 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब वो फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं। जो फंक्शन पहले से बने हुए हैं वो सारे के सारे फंक्शन किसी ना किसी हेडर फाइल में रखे हुए हैं। जैसे अगर अपन बात करें strlen तो उसकी हेडर फाइल कौन सी है, string.h। अगर हम बात करते हैं printf तो उसकी हेडर फाइल कौन सी होती है आपकी studio.h। अगर मैं यहां पर एक फंक्शन की बात करूं जिसको बोलते हैं malloc, तो malloc की हेडर फाइल का नाम क्या होता है, stdlib.h। तो वैसे ही हमारे पास जितने भी पहले से बने हुए फंक्शन होते हैं हर फंक्शन की कोई ना कोई हेडर फाइल होती है। दैट्स इट। अब बात करें यूजर डिफाइंड फंक्शन की, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। अगर पहले से बना हुआ कोई फंक्शन मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर पाए तो उस केस में यू हैव टू क्रिएट योर ऑन फंक्शन, इट्स कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। कैसे बनाए जाएंगे वी विल डिस्कस इट। और तीसरी कैटेगरी हो गई प्री डिक्लेयर्ड बट यूजर डिफाइंड। तो इस कैटेगरी में केवल एक ही फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन, उसका नाम है मेन। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम फंक्शंस को और ज्यादा बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन को और ज्यादा बेटर वे में समझने के लिए मैंने आपके सामने यहां पर फंक्शन की एक डेफिनेशन लिखी है। अब इस डेफिनेशन की बात की जाए तो इस डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी यहां पर कवर नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर डेफिनेशन क्या बोलती है, अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब यहां पर 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहला वर्ड क्या है, सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब ये पूरे के पूरे प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा है, उस पूरे के पूरे प्रोग्राम के छोटे से ब्लॉक की बात कर रहा है, छोटे से हिस्से की बात कर रहा है। ध्यान रखना। तो फंक्शन पूरा प्रोग्राम नहीं है, उस प्रोग्राम का छोटा सा हिस्सा है। दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। रिमेंबर, मतलब फंक्शन का कोई स्पेसिफिक काम होता है, वो पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं प्रिंटफ की, तो प्रिंटफ एक फंक्शन है जिसे हम हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो प्रिंटफ का काम क्या है, पूरे प्रोग्राम को मैनेज करना नहीं, उसका काम है केवल प्रिंट कराना। अगर मैं स्कैनफ की बात करूं तो स्कैनफ का काम क्या है, केवल और केवल यूजर से इनपुट लेना। अगर मैं strlen की बात करता हूं तो उसका काम क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई करना। strcpy का वर्क क्या है, स्ट्रिंग को कॉपी करना। malloc का वर्क क्या है, आपको मेमोरी अलोकेट करके देना। तो हर फंक्शन का एक अलग काम होता है, ध्यान रखना। तो फंक्शन
पूरे प्रोग्राम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उस पूरे के पूरे प्रोग्राम के छोटे से हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। डन। इट हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज योर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर रीयूजेबल पीसेस। वही बात है कि आपका अगर एक बड़ा प्रोग्राम है और उस बड़े प्रोग्राम को आपको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना है, तो आप किसका यूज करोगे? फंक्शन का। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है रीयूजेबल। अब रीयूजेबल का मतलब क्या है, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। डन। मगर अभी आपको रीयूजेबल का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इस डेफिनेशन की बात करें तो इस डेफिनेशन को बेटर वे में समझने के लिए हम सिंपल से एग्जांपल पे आते हैं। मान लीजिए आपकी बात की जाए तो आपके घर पे क्या है? शादी है मान लीजिए। तो शादी को अपन क्या बोलेंगे? शादी एक हमारे घर पे एक प्रोग्राम है। अपन कई बार ये वर्ड यूज करते हैं ना कि सर मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, कि मेरे घर पे कुछ प्रोग्राम है। डन। तो यहां पर शादी की बात करें तो शादी एक प्रोग्राम है। अब उस प्रोग्राम की बात की जाए तो उस प्रोग्राम में आपको बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है। बारात का मैनेजमेंट है, खाने का मैनेजमेंट है, डेकोरेशन का मैनेजमेंट है, जितने आपके मेहमान आएंगे उनका मैनेजमेंट है। तो ऐसे अलग अलग ढेर सारे मैनेजमेंट आपको हैंडल करना है। अब यहां पर मेरे एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। मान लो आपकी बात की जाए, अपने ऊपर एग्जाम्पल को ले लो पहले। डन। तो मान लीजिए आपके घर पे शादी है, आपके ब्रदर की या आपके सिस्टर किसी की भी शादी है, और आपकी बात की जाए तो आप अपने घर के सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। मतलब आपको ही उस शादी का पूरा मैनेजमेंट करना है। डन। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो आप उस पूरी की पूरी मैरिज फंक्शन, उस शादी की बात की जाए तो आप उस शादी के मेन हो, मेन फंक्शन। ध्यान रखना। अब आपका मेन फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। डन। तो यहां पर क्या करा है? यहां पर उस पूरी की पूरी शादी की बात की जाए तो शादी की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो नॉर्मली अभी तक क्या होता है? अभी तक आप सारा का सारा कोड कहां लिखते हो? मेन फंक्शन के अंदर। अभी तक आपके प्रोग्राम ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं, मगर ये आपका प्रोग्राम अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उस केस में मेन फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डन। तो आपकी बात की जाए तो आप कौन हो? आप हो उस मैरिज फंक्शन के मेन, जिसे पूरा का पूरा फंक्शन क्या करना है? हैंडल करना है। अब यहां पर आपकी बात की जाए तो आपके प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर आपसे बोला जाए कि भाई पूरी की पूरी शादी को मैनेज तुझे करना है, मतलब तू एक मेन फंक्शन है यहां पर, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ये होगी कि आपके लिए सारे के सारे टास्क को मैनेज करना आसान नहीं होगा। अब इस केस में क्या कर सकते हैं? इस केस में आपकी बात की जाए तो आप कौन हो? आप हो मेन। तो आपने अपने वर्क को छोटे छोटे मॉड्यूल में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और उस फ्रेंड का नाम क्या है? मान लीजिए रवि। तो मान लो ये कौन है भैया? ये है रवि। डन। तो आपने रवि से बोला कि रवि भाई एक काम कर, जो शादी में बारात का पूरा मैनेजमेंट है, बारात के लिए बस बुक करना है, इसके अलावा फलाना डिमाका, जो भी बारात में कौन कौन लोग जाएंगे, उन पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो कौन हैंडल करेगा? वो रवि हैंडल करेगा। मतलब क्या करा? मेन ने अपना एक काम एक छोटे से मॉड्यूल को डिजाइन करके दे दिया है और बोला है कि वो काम कौन हैंडल करेगा? रवि। तो रवि की बात की तो रवि यहां पर एक फंक्शन है जिसका काम क्या है? बारात को मैनेज करना। डन। अब इसके आगे बढ़ेंगे अपन। अब मान लीजिए कि यहां पर मेन की बात की जाए, मतलब आपकी बात की जाए, तो आपके पास में एक फ्रेंड और है, और मान लीजिए उस फ्रेंड का नाम है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल संदीप। डन। और संदीप की बात की जाए तो संदीप से आपने बोला कि संदीप भाई एक काम कर, खाने का पूरा मैनेजमेंट तू हैंडल कर ले। डन। क्लियर। अब पॉइंट को समझना। यहां पर संदीप की बात की तो संदीप क्या करेगा? संदीप का बारात से कोई रिलेशन नहीं है, उसका रिलेशन है खाने का मैनेजमेंट। कितने लोगों का खाना बनना है, हलवाई करना है, बाकी सारा मैनेजमेंट कौन हैंडल करेगा? संदीप हैंडल करेगा। तो संदीप की बात करें तो यहां पे संदीप भी क्या हो गया? अपने आप में एक फंक्शन। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका एक और फ्रेंड है, और मान लो उस फ्रेंड का नाम क्या है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल प्रिया। डन। अब प्रिया की बात की जाए तो आपने प्रिया से बोला कि प्रिया एक काम कर, तेरी क्रिएटिविटी अच्छी है तो एक काम कर, पूरा का पूरा जो शादी के जो डेकोरेशन है, कहां पर कौन सा डेकोरेशन कराना है, कितनी साज सज्जा करवानी है, कौन सा गार्डन बुक करना है, तो पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो तू हैंडल कर ले। तो यहां पे प्रिया क्या हो गई? एक फंक्शन हो गई, और उसका काम क्या है? सारे डेकोरेशन को मेंटेन करना। डन। इसके अलावा मान लो आपका एक और फ्रेंड है, और उस फ्रेंड की बात की जाए तो मान लो उस फ्रेंड का नाम है कमल। तो आपने कमल से क्या बोला? कमल भाई एक काम कर,
घर पे जितना भी सामान आना है, मार्केट से जो जो सामान लाना है, ये सब कुछ पूरा मैनेजमेंट तू हैंडल कर ले। तो यहां पर क्या हुआ, आपकी बात की जाए तो आप कौन हो गए, आप हो गए मेन फंक्शन, और आपने अपने पूरे पूरे टास्क को, आपका जो वर्क था उस वर्क को आपने छोटे छोटे मॉड्यूल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो यहां पर रवि की बात की जाए तो रवि यहां पर क्या कहलाएगा, रवि यहां पर कहलाएगा एक फंक्शन। संदीप की बात की जाए तो संदीप का अपना काम है, वो भी क्या कहलाएगा, एक फंक्शन। प्रिया की बात की जाए तो प्रिया भी यहां पर क्या कहलाएगी, एक फंक्शन। और कमल की बात की जाए तो कमल भी यहां पर क्या कहलाएगा, एक फंक्शन। और हर फंक्शन का अपना स्पेसिफिक टास्क है, जो यहां पर मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। डन। अब यहां पर अगर मेन की बात की जाए तो मेन क्या करेगा, तुम्हारी बात की है, तुम क्या करोगे, तुम्हारा काम है इन सभी को मैनेज करना, इन सभी से काम करवाना। तो ध्यान रखना, आपके प्रोग्राम में जो आप वॉइड मेन लिखते हो ना, वॉइड मेन या फिर इंट मेन, तो इंट मेन क्या है, इंट मेन की अगर बात की जाए तो जो मेन फंक्शन होता है ये एक प्रकार का मैनेजर फंक्शन होता है, जिसका काम होता है अदर फंक्शन से काम करवाना। अब कैसे काम कराएगा उसको अपन डिस्कस करेंगे आगे में, मगर ध्यान रखना। तो यहां पर मेन कौन है, मेन मतलब मैनेजर, जो आपके पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा, मैनेज करेगा। डन। तो यहां पर उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि फंक्शन का कंसेप्ट क्या है। किसी भी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करना। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या यहां पर मेन की बात करें तो मेन ने अपना एक काम किसको दिया, रवि को। रवि से क्या बोला कि रवि तुझे बारात का मैनेजमेंट हैंडल करना है। अब क्या रवि की बात की जाए तो रवि का अपना एक बड़ा काम है, बारात को पूरा हैंडल करना। तो इसके अंदर उसको बस को मैनेज करना है, मतलब ड्राइवर की व्यवस्था करनी है, बस का मैनेजमेंट हैंडल करना, तो और भी बहुत सारे वर्क हैं। अब संदीप की बात की जाए तो संदीप का काम क्या है, यहां पर खाने का मैनेजमेंट हैंडल करना। तो इस केस में संदीप के भी अपने अंडर और भी फंक्शन हो सकते हैं। संदीप का काम खाना बनाना थोड़ी है कि मेन ने बोला कि भाई एक काम कर, खाने का मैनेजमेंट तुझे हैंडल करना है, तो संदीप भाई साहब लुंगी पहनकर आ गए और बोले चलो अपन खाना बनाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। उनके अंडर भी बहुत सारे फंक्शन वर्क करेंगे। तो संदीप ने क्या करा, संदीप ने अपने अंडर एक फंक्शन और क्रिएट करा, और मान लो इस फंक्शन का नाम क्या है, इसका नाम है मान लो राजू हलवाई। तो राजू हलवाई क्या करेगा, उसका काम है खाना बनाना। डन। मगर राजू की बात की जाए तो राजू के अंडर भी और फंक्शन हो सकते हैं जो इसके लिए काम करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि केवल एक लेवल तक फंक्शन बनेंगे, एक लेवल के अंदर दूसरा लेवल, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा। मेन काम कराएगा संदीप से, संदीप काम कराएगा राजू से, राजू काम कराएगा एक्स वाई और जेड से। डन। तो यहां पर अगर आपका एक बड़ा प्रोग्राम है तो उस बड़े प्रोग्राम को अपन छोटे छोटे मॉड्यूल में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, मैंने क्या बोला कि मेन एक मैनेजर फंक्शन है और जिसका काम क्या है, अदर फंक्शन से काम करवाना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेन को ये पता करना है कि भैया बारात का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। डन। तो इस केस में क्या होगा, मेन यहां पर रवि को कॉल करेगा, रवि भैया क्या चल रहा है, स्टेटस बताओ मुझे पूरा स्टेटस। तो यहां पर क्या करा, मेन बारात का मैनेजमेंट हैंडल नहीं कर रहा है, बारात का मैनेजमेंट को हैंडल कर रहा है, वो मैनेजमेंट हैंडल कर रहा है रवि। तो उससे वो काम कौन करवा रहा है, मेन। तो जब भी मेन को ये पता करना है कि बारात का मैनेजमेंट क्या स्टेट में है, तो मेन क्या करेगा, रवि को कॉल करेगा, और रवि क्या करेगा, मेन को रिप्लाई। दैट्स इट। अब मान लो कि मेन को यह पता करना है कि भैया खाने का मैनेजमेंट क्या चल रहा है, तो मेन किसको कॉल करेगा, संदीप को। अब संदीप की बात की जाए तो संदीप को यह पता करना है कि भाई क्या क्या खाना बन गया और क्या क्या बाकी है, तो वो उस केस में किसको कॉल करेगा, राजू को। और राजू की बात की तो राजू किसको रिप्लाई करेगा, संदीप को। और संदीप किसको रिप्लाई करेगा, मेन को। अल्टीमेटली यहां पर बात की जाए तो कोई भी फंक्शन अगर किसी अदर फंक्शन से काम करवाना चाहता है तो क्या करेगा, वो उसे कॉल करेगा। दैट्स इट। डन। तो मेन ने कॉल करा रवि को, रवि ने रिप्लाई करा मेन को। मेन ने कॉल करा संदीप को, संदीप ने कॉल करा राजू को, राजू रिप्लाई करेगा संदीप को, संदीप रिप्लाई करेगा मेन को। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक सिंपल सा आर्किटेक्चर वर्क कर रहा है कि आप किसी से को काम दोगे, वो आपको अपना वर्क कंप्लीट करके रिप्लाई करेगा, और यहां पर उन सारे काम को मैनेज कौन करेगा, तो उनको मैनेज करेगा मेन।
डन। अब ध्यान देना, अब यहां पर एक पॉइंट और है। अब एक चीज नोटिस करो कि मेन के अंडर एक फंक्शन वर्क कर रहा है, उसका नाम है संदीप। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई स्टूडेंट इस पॉइंट में अटक जाते हैं, वो क्या सोचते हैं कि सारे काम मेन करवाएगा। ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। मैंने आपको कोई काम दिया तो हो सकता है कि आपके अंदर कोई और व्यक्ति काम कर रहा हो, तो मैं आपसे काम कराऊंगा, आप उससे काम कराओगे। डन। तो यहां पर क्या हुआ, मेन ने कॉल किया संदीप को। डन, क्योंकि संदीप किसके अंदर वर्क कर रहा है, मेन के अंदर। अब यहां पर संदीप ने कॉल करा राजू को। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर मेन ने कॉल करा संदीप को और संदीप ने कॉल करा राजू को, तो क्या मेन डायरेक्टली राजू को कॉल कर सकता है, हां या ना? बिल्कुल पॉसिबल ही। एक पॉइंट को पहले अपने माइंड में बिठा के रख लो, कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। एनी फंक्शन कैन कॉल एनी अदर फंक्शन, ध्यान रखना। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि मेन संदीप को कॉल करेगा और संदीप राजू को कॉल करेगा। हो सकता है कि मेन को रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो वो सीधे के सीधे किसको कॉल कर दे, राजू को। ये पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि मेन डायरेक्टली किसको कॉल कर दे, एक्स को, वाई को या जेड को। ये भी पॉसिबल है। मतलब एक सिंपल पॉइंट समझ लो, कोई भी फंक्शन किसी को भी कॉल कर सकता है, ध्यान रखना, कोई भी। अब इसका मतलब ये भी तो हो गया कि सर मेन ने कॉल करा राजू को, अच्छी बात है। क्या क्या राजू मेन को कॉल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ये भी पॉसिबल है। डन। अगर प्रिया की बात की जाए तो मेन प्रिया को कॉल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। प्रिया कमल को कॉल कर सकती है, कर सकती है, सब पॉसिबल है, ध्यान रखना। तो पहले अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखो, कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करता हूं कमल की, तो मेन ने कॉल करा कमल को, और कमल क्या खुद को ही कॉल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसको नॉर्मली बोला जाता है रिकर्शन, मगर इसको अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे। रिकर्शन एक डिफरेंट कंसेप्ट है। डन। मगर ध्यान रखना, इस पॉइंट को पहले अपने माइंड में बिठा लो कि एनी फंक्शन कैन कॉल एनी अदर फंक्शन। ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये फंक्शन के लिए इसे कॉल कर पाएगा मगर वो फंक्शन वापस इसको कॉल नहीं कर सकता। ऐसा कोई रूल नहीं है। डन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेन आर्किटेक्चर समझ में आया होगा फंक्शन का। तो फंक्शन क्या कर रहा है? फंक्शन एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने का काम कर रहा है, और हर फंक्शन अपने आप में एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। डन।